हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर की पेपर नंबर 10 अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सॉल्यूशन यानी वैकल्पिक विवाद निपटारा विधि के बारे में बताऊंगी। इस पेपर में जैसे कि हम पिछली क्लासेस से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 को पढ़ रहे हैं। इस पेपर में हम इससे पहले, इस एक्ट से पहले, इस अधिनियम से पहले एक अधिनियम पढ़ चुके हैं, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के बारे में, 1996 के बारे में, जिसमें कि किन्हीं दो पक्षकारों के बीच में हुए विवादों को न्यायालय में न जाकर न्यायालय के बाहर निपटाया जा सकता है, समझौता या सुलह करवाई जा सकती है, वो व्यवस्था हमने देखी। आज की क्लास में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो हमारा चल रहा है, रनिंग जो ये क्लास चल रही है, इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट लीगल सर्विसेज का पिछली क्लास में देखा था। लीगल सर्विसेज क्या हैं, किनको उपलब्ध करवाई जाएंगी, किस प्रकार से करवाई जाएंगी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट यानी कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में वो कौन से प्रावधान प्रोविजंस किए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग लीगल सर्विसेज दी जाएंगी, किनको दी जाएंगी, कौन हकदार व्यक्ति होंगे लीगल सर्विसेज के, विधिक सेवा के लेने के लिए, और ये किस तरीके से दी जाएगी, किनके द्वारा दी जाएगी, ये सब हमने देखा। इस एक्ट में सेकंड हम आज की क्लास में देख रहे हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। जैसे कि नाम से लगता है नेशनल, राष्ट्रीय, यानी ये राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई ऐसी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ऐसा प्राधिकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर अपनी सेवाएं देता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, इसके बारे में प्रावधान किए गए हैं, और इसी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए इसका गठन, इसकी अथॉरिटी, प्राधिकरण आदि बताए गए हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसके बारे में देखते हैं कि ये बनी कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसे हुआ, ये बनी कैसे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम देखेंगे। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 में राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की व्यवस्था की गई है। तो ये जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इस अधिनियम की धारा 3 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बनाए जाने के बारे में व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन जिन लोगों से बनेगा वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का है, नेशनल लेवल का है, तो इसका जो संरक्षक होगा वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन, सुप्रीम कोर्ट का मेन चीफ जस्टिस जो होता है वो इसका मुख्य संरक्षक होगा। फिर उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, कार्यकारी अध्यक्ष इसमें होगा। मुख्य संरक्षक के बाद इसमें दूसरा जो व्यक्ति होगा वो कार्यकारी अध्यक्ष होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा सेवारत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अभी का कार्य करने वाला या अभी जो सर्विस में है वो, या फिर जो रिटायर हो चुका है ऐसा न्यायाधीश कार्यकारी अध्यक्ष होगा। और तीसरे नंबर पे जो भी कोई अन्य सदस्य होंगे वो होंगे। तो इन 3 लोगों से मिलकर इसका गठन होगा। कार्यकारी अध्यक्ष की जब हम बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो कार्यकारी अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा। यहाँ जैसे स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया मुख्य संरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही परामर्श करके राष्ट्रपति के ही द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। फिर अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इस अधिनियम का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यानी कि उक्त प्राधिकरण का गठन, यानी कि जो ये अथॉरिटी हम बना रहे हैं ये बनेगा ही कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा। उसका एक सदस्य सचिव यानी कि मेंबर सेक्रेटरी भी होता है, उसका एक होता है व्यक्ति जिसकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी। तो वो जो ये 3 व्यक्तियों के अलावा, इन 3 सदस्यों के अलावा एक और सदस्य होगा जो सदस्य सचिव होगा, मेंबर सेक्रेटरी होगा, और उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वही मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी।
फिर यहाँ हम देखते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। फिर क्या है ये, तो इसके कार्य क्या होंगे, इसके फंक्शंस क्या होंगे, तो इसके विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 में सेक्शन 4 में इसके फंक्शंस की बात की गई है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो कार्य करेगा वो कौन से होंगे, सबसे पहले इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा सुलभ कराने हेतु नीतियां एवं सिद्धांत प्रतिपादित करना, क्योंकि इस एक्ट के अंतर्गत ही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाई गई है। तो इस एक्ट के, इस अधिनियम के उपबंधों, इसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही विधिक सेवाएं देने के लिए कुछ नॉर्म्स जो बनाने पड़ेंगे, वो नॉर्म्स इस एक्ट के अनुसार ही बनाने होंगे। इस एक्ट के अगेंस्ट जाकर नहीं बना सकते। विधिक सेवा प्राधिकरण में जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रोविजंस उपबंध दे रखे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा सुलभ कराने हेतु प्रभावी स्कीम बनाएंगे, यानी कि जैसे जैसे जल्दी और विधिक सेवा सुलभ तरीके से व्यक्तियों को मिले, इसके लिए स्कीम तैयार की जाएगी। राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरणों को निधियों का बंटवारा करना, निधियां फंड्स की यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि ये जो नेशनल लेवल पर है, तो राज्य स्तर पर जो प्राधिकरण बने होंगे उनको फंड्स का बंटवारा भी अलॉट भी ये लोग ही करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसे फंड्सों का बंटवारा किया जाएगा। फिर उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सामाजिक न्याय विषयक मामलों के माध्यम से कदम उठाना, इनके उत्थान के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, समाज के कमजोर वर्ग के इन लोगों ऐसे व्यक्तियों के उत्थान के लिए सामाजिक न्याय विषयक मामलों में कदम उठाएंगे, कार्य करेंगे। उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो व्यक्ति होते हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं, जो सोशल लाइफ जीते हैं, जो सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं, उनको ऐसे विषयक मामलों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी। समाज के कमजोर वर्ग को विधिक अधिकारों से अवगत कराने तथा उन्हें लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए प्रेरित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों, मजदूर बस्तियों या अन्य क्षेत्रों में विधिक सहायता शिविर, लीगल एड कैंप भी लगाने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि ये छोटी छोटी ऐसी जगह हैं जहाँ से कोई भी व्यक्ति उठकर यहाँ पे प्राधिकरण में नहीं आएगा। तो फिर व्यक्तियों को कैसे हम सेवाएं सुलभ कराएं, तो उसके लिए जगह जगह पर कैंप लगाए जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में, मजदूर बस्तियों में, अन्य क्षेत्रों में। फिर यहाँ पे नेगोशिएशन, बातचीत मध्यस्थता एवं समझौता के माध्यम से मामलों के निस्तारण हेतु लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के ये चाहता है कि मेरा किसी से डिस्प्यूट हो गया तो न्यायालय में जाए, तो यहाँ पे नेगोशिएशंस करके, बातचीत करके उनको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो समझौते के द्वारा या मध्यस्थता के द्वारा अपने मामलों को निपटा सके। विधिक सेवाओं के क्षेत्र में शोध की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, शोध जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी विधिक सेवाओं के लिए उतना ही सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 51 क भाग 4 क के अधीन नागरिकों के मूल कर्तव्य की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाने होंगे। विधिक सहायता कार्यक्रमों का समय समय पर मूल्यांकन और परिवीक्षण भी करना होगा, यानी कि टाइम पर उसको सुपरविजन भी होना चाहिए, जैसे कि पता चल सके विधिक सहायता कार्यक्रम कितने उपयोगी साबित हुए, कितने उससे न्याय प्राप्त कर पाए या उसकी सुविधा ले पाए, लाभ ले पाए, और क्या ऐसा हुआ कि वो कार्यक्रम सफल संचालन हुआ या नहीं हुआ, क्या कारण रहे। फिर विधिक सेवा स्कीमों की क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिलों के स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संगठनों तथा संस्थानों को अनुदान उपलब्ध कराना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से परामर्श कर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में विधिक शिक्षा व विधिक सेवा क्लिनिकों का विकास करना, यानी कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पर भी और कॉलेजेस में भी विधिक सेवा क्लिनिक के लिए विकास करने के लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं। विधिक साक्षरता, लीगल लिटरेसी तथा विधिक चेतना, लीगल अवेयरनेस, ये दोनों ही चीज़ों का प्रचार प्रसार करना। विधिक सहायता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को तैयार करना। विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के लिए
निम्न कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच समन्वय स्थापित करना। अब विधिक सेवा कार्यक्रमों के लिए किनके साथ में समन्वय करेंगे? राज्य प्राधिकरण के साथ। जब तक राज्य प्राधिकरण के साथ समन्वय नहीं होगा, विधिक सेवा कार्यक्रम संचालित नहीं कर पाएंगे, उनकी क्रियान्विति पूर्ण नहीं होगी। जिला प्राधिकरण के साथ, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के साथ, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के साथ, तालुका विधिक सेवा समिति तथा विधिक सेवाओं से जुड़े अन्य संगठन जितने भी हैं उन सब के साथ इनको समन्वय स्थापित करना पड़ेगा, जिससे कि विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन सफल हो सके। अधिनियम की धारा यहाँ पे 5 में भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की बात हमने की कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन और कार्य किस प्रकार से होगा, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस किस तरह के होंगे नेशनल लेवल पर। आगे हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल की, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, कि स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा और फिर फंक्शंस किस तरह के होंगे। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 6 से 8 में सेक्शन 6 to 8 तक के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के गठन की व्यवस्था की गई है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन एक मुख्य संरक्षक, एक कार्यकारी अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य मिलकर होगा। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो बताया पहले के टॉपिक में, नेशनल लेवल पर भी मुख्य संरक्षक होगा, यहाँ पर भी होगा, वहाँ एक कार्यकारी अध्यक्ष होगा, यहाँ पर भी होगा, वहाँ अन्य सदस्य होंगे, यहाँ पर भी होंगे। अब वहाँ पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में मुख्य संरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पर हो जाएगा हाई कोर्ट का। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके संरक्षक होंगे। कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा, अब वहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पे राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से की जाएगी। कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय का पीठासीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकेगा। जो वहाँ है यही है सेम, बस वहाँ पे सेंट्रल की हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की। कार्यकारी अध्यक्ष उच्च न्यायालय या का पीठासीन अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकेगा। अन्य सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति से की जा सकेगी जो सरकार द्वारा वित्त योग्यता तथा अनुभव रखते हों। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक सदस्य मेंबर सेक्रेटरी होगा, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। सदस्य सचिव राज्य की उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य होगा तथा उक्त सेवा में वह जिला न्यायाधीश से कम पंक्ति का नहीं होगा। सदस्य सचिव उन सभी कर्तव्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो उसे समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपी या प्रदत्त की जाए, यानी कि टाइम पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट पावर देगी उन पावर्स के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटियों को वो पूरा करेंगे। फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा समुदेशी असाइनी की जाएगी। फिर यहाँ पे सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 धारा 6 की उपधारा 3 की परंतु में व्यवस्था की गई है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए वह व्यक्ति नियुक्त किया जा सकेगा जो प्राधिकरण के गठन के पूर्व राज्य विधिक सेवा बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करता चला आ रहा है, चाहे वह प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया जाने की योग्यता नहीं रखता हो। तो ये इसका गठन होगा। अब इसके फंक्शंस कैसे होंगे? फंक्शंस धारा 7 में सेक्शन 7 में इसके फंक्शंस की बात की गई है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के फंक्शंस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 7 में बताए गए हैं, जिसके अनुसार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नीति निर्देशों को क्रियान्वित करना, यानी कि जो नेशनल लेवल पर है उनको आगे बढ़ा के ये पूरा करेंगी। विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र एवं हकदार व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराना, उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित अन्य मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना, विधिक सहायता कार्यक्रम को गति प्रदान करना, अन्य वे सभी कार्य करना जो उसे समय समय पर नियमों द्वारा दिए जाएं या विहित की जाए। अधिनियम के